हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इमाइल डुर्खेम के बारे में। हम सोशियोलॉजी में बहुत सारे थिंकर्स को स्टडी करते हैं। हर किसी ने अलग अलग पर्सपेक्टिव यूज़ करके हमारी सोशियोलॉजी को डेवलप किया था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो थ्योरिस्ट थे या फिर थिंकर कह सकते हैं वो है हमारे इमाइल डुर्खेम, जिन्होंने हमारे सोशियोलॉजी इस सब्जेक्ट को एकेडमिक्स में इंट्रोड्यूस किया था। इस वजह से हम उन्हें एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं और ये हमारी वन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी है। यानी कि सोशियोलॉजी आज जो हम डिसिप्लिन की तरह स्टडी कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पर मेथोडोलॉजी यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये सारे चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें हम इमाइल डुर्खेम से ही पाते हैं। इस वजह से इमाइल डुर्खेम को बहुत ही डीपली स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें अगर सोशियोलॉजी समझना है तो इमाइल डुर्खेम को मस्ट स्टडी करना होता है। तो आज की इस क्लास में हम इमाइल डुर्खेम को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम मेनली कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम पहले देखेंगे कि सोशल फैक्ट्स क्या है। अगर हमें इमाइल डुर्खेम के कॉन्सेप्ट्स को समझना है, उन्होंने सोसाइटी के बारे में किस तरीके का बात बताई है, तो हमें सोशल फैक्ट्स के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल फैक्ट्स से ही उन्होंने हमारी सोसाइटी को समझाया था। इसलिए इस कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत सारे चीज़ों के द्वारा, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, ये सारे चीज़ों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि हमारे सोसाइटी में हम किस तरीके का डिवीज़न ऑफ लेबर देखते हैं और इसके वजह से हमारा सोसाइटी किस तरीके से फंक्शनिंग में रहता है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटी, टाइप्स ऑफ सुसाइड, टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ और कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। उन्होंने हमारी सोसाइटी किस तरीके से एक साथ एकजुट रहता है, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा बात की थी। उन्होंने कॉम्पैरेटिव मेथड यूज़ करके सुसाइड को स्टडी की थी और अलग अलग तरीके के सोसाइटीज़ के बारे में बात की थी। ये सारे जो कॉन्सेप्ट है आज के इस क्लास में हम स्टडी करेंगे, ये आपको हर जगह मिलती रहेंगी। इस वजह से मैंने कोशिश की है कि सारे चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। आप लोगों को चीज़ें स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के साथ साथ नेट, स्लेट, CUET सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी मटेरियल्स है, ज़्यादातर मटेरियल्स इग्नो से ही लिए गए हैं और इग्नो का मटेरियल सबसे ऑथेंटिक मटेरियल होते हैं। और यहाँ पर आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि इमाइल डुर्खेम का इम्पोर्टेंट बुक्स क्या है। उन्होंने बहुत सारे बुक्स को लिखा है, लेकिन इसमें से कुछ जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको हम स्टडी करेंगे। हम जब भी किसी थिंकर को स्टडी करते हैं तो पहले हम देखते हैं कि वो कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, यानी कि उन्होंने कौन से टाइम पे अपना थ्योरीज दिया है, बुक्स लिखे हैं और उस टाइम पे किस तरीके का चीज़ें चल रहा था सोसाइटी में किस तरीके का चेंजेस चल रहा था, ये भी हमें दिमाग में रखना होता है। उन्होंने जो पहला बुक लिखा था वो है द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये 1893 में लिखा था। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी में उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से हमारा सोसाइटी जुड़ा हुआ होता है डिवीज़न ऑफ लेबर के द्वारा। फिर उन्होंने लिखा था द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, यहाँ पर उन्होंने सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया था। फिर सुसाइड में उन्होंने किस तरीके से लोग अलग अलग तरीके का सुसाइड करते हैं, अलग अलग कारण की वजह से उन्होंने कॉम्पैरेटिव मेथड यूज़ करके सुसाइड को स्टडी किया था। फिर आता है IGNOU सोशियोलॉजी को, ये एक जर्नल है जो डुर्खेमियन ब्रांड ऑफ सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि हमारा सोशियोलॉजी जो ये एक डिसिप्लिन बना है, इसमें IGNOU सोशियोलॉजी का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो डुर्खेम के सारे कॉन्सेप्ट्स को लोगों तक पहुंचाता था। फिर है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, उन्होंने रिलीजियन को स्टडी की थी। उन्होंने बहुत ही प्रिमिटिव रिलीजियन को स्टडी करने की कोशिश की थी।
जो है ओरुंता ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर लोग टोटेमिज्म प्रैक्टिस करते थे और वहाँ पर किस तरीके का रिलीजियस बिलीफ्स है और रिलीजियन के द्वारा वो सारे सोसाइटी को किस तरीके से जोड़ रहे थे, इसको भी उन्होंने इस बुक में समझाया था। इसलिए ये सारे बुक को आप लोगों को याद रखना होगा और इनका ईआर के साथ कि कौन से पहले आया कौन सा बाद में आया, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं हम इमाइल डुर्खेम के मेन कॉन्सेप्ट्स में। इमाइल डुर्खेम के बारे में थोड़ा बहुत हमें पहले जान लेना होगा। इमाइल डुर्खेम एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो मेनली रिलीजियस था, वहाँ पर रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। लेकिन वो धीरे धीरे जब ग्रो कर रहे थे स्टडी करने के बाद, उन्होंने ये सारे रिलीजन को बिलीव करना छोड़ दिया था और उन्होंने सेकुलर मीन्स अपनाया था, यानी कि उन्होंने रिलीजन से बाहर जाके चीज़ों को सोचना स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने सारे लाइफ में जो भी चीज़ें लिखी है वो रिलीजन को साइड में रख के ही, इसलिए उन्होंने रिलीजन को जब स्टडी करने की कोशिश भी की थी, उन्होंने रिलीजियन के द्वारा लोग किस तरीके से कलेक्टिवली एक साथ एकजुट रहते हैं इसके बारे में स्टडी की थी। उन्होंने मेनली रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं किया था, वो एक फंक्शनलिस्ट थे और फंक्शनलिस्ट मेनली चीज़ों की फंक्शन के बारे में ही स्टडी करते हैं। इस वजह से इमाइल डुर्खेम सारी चीज़ों को फंक्शन के द्वारा ही समझाते थे और उनका जो भी कॉन्सेप्ट है हम फंक्शन के द्वारा ही समझेंगे। यहाँ पर इमाइल डुर्खेम ने सोसाइटी को स्टडी किया था। उन्होंने सोसाइटी को कहा था ये सुई जेनरिस है, यानी कि सोसाइटी एक सुई जेनरिस है। सुई जेनरिस का मतलब है ये एक यूनिक है और ये जनरेटेड इटसेल्फ है, यानी कि ये खुद ब खुद तैयार होता है और ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी मेनली इंटरकनेक्टेडनेस है लोगों के। यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो एक साथ एकजुट होकर हमारा सोसाइटी बनता है। सोसाइटी कभी भी अलग अलग पार्ट को हम एक साथ एकजुट करके तैयार नहीं कर सकते, लेकिन ये सारे चीज़ों का एक अलग तरीके का पार्ट है। अगर हम इसको सिंपली समझे कि मैथमेटिक्स में हमारा 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन जब हम सोसाइटी में स्टडी करते हैं तो 1 + 1 2 नहीं होता है, इससे कुछ ज़्यादा होगा, 3 होगा या फिर 2.5 होगा। यानी कि सोसाइटी में जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं, एक साथ अलग अलग पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, तो ये बहुत बड़ा कुछ बन जाता है। इसीलिए सोसाइटी वाज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि सोसाइटी अपने पार्ट्स के सम के भी कुछ बड़ा है। उन्होंने सोशियोलॉजी को किस तरीके से स्टडी किया था? उन्होंने मेनली कॉम्पैरेटिव मेथड यूज़ किया था। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे मेथोडोलॉजीज भी यूज़ किए थे। उनका जो सेंट्रल थीम है सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए वो है प्राइमेसी ऑफ सोसाइटी ओवर इंडिविजुअल एंड प्रायोरिटी ऑफ होल ओवर द पार्ट, यानी कि उन्होंने सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, उन्होंने इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम इंडिविजुअल को स्टडी नहीं करते हैं, हम जब भी सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं तो हम मेनली सोसाइटी को स्टडी करते हैं, और उन्होंने प्रायोरिटी दिया था होल चीज़ों को स्टडी करने में, यानी कि कभी भी किसी पार्ट को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो हम सोसाइटी को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। इस वजह से उन्होंने पूरे के पूरे सोसाइटी को एक साथ समझने की कोशिश की थी। यहाँ पर हम इमाइल डुर्खेम को एकेडमिक फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। उन्होंने फर्स्ट ये जो सोशियोलॉजी है इसे एकेडमिक डिसिप्लिन में इंट्रोड्यूस किया था, और इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी भी हम कहते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारा जो सोशियोलॉजी का आज का डिसिप्लिन है ये डेवलप हुआ था। अब देखते हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा सोशियोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है ये मेनली सोशल फैक्ट है, यानी कि हम जब भी सोशियोलॉजी स्टडी करते हैं हम सोशल फैक्ट को स्टडी करते हैं। ये सोशल फैक्ट्स को उन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया था? उन्होंने कहा था सोशल फैक्ट्स इज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल एंड एंडाउड with a power of coercion
बाय रीजन ऑफ व्हिच दे कंट्रोल हिम। यानी कि ये जो सोशल फैक्ट है ये एक वे ऑफ एक्टिंग है, किस तरीके से हम सोसाइटी में एक्ट करते हैं, रहते हैं, और ये एक थिंकिंग का भी स्टाइल है, किस तरीके से हम सोचेंगे ये भी है, ये एक फीलिंग है, और ये है एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। यानी कि ये किसी भी इंडिविजुअल का बात नहीं है, ये उसके बाहर की बात है, उससे एक्सटर्नल है, यानी कि इसे कंट्रोल करता है बाहर की कोई चीज़। और यहाँ पर हम कोएर्शन देखते हैं, यानी कि एक ऐसा फोर्स देखते हैं जो ये चीज़ों को कंट्रोल करता है। यहाँ पर अगर हम सोशल फैक्ट्स को सिंपली समझने की कोशिश करेंगे तो सोशल यानी कि हमारी सोसाइटी में जो भी चीज़ें या फिर जो भी घटनाएं घट रही है, और फैक्ट यानी कि जो सोसाइटी के द्वारा सारे लोग जिसको मान रहे हैं या फिर जो चीज़ सारे लोगों के ऊपर अप्लाई होता है। अगर किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर सिर्फ वो अप्लाई हो तो उसे हम सोशल फैक्ट नहीं कह सकते। जैसे हमारा रिलीजियन को सोसाइटी के ज़्यादातर लोग मानते हैं और इसके द्वारा अफेक्टेड भी है, इस वजह से रिलीजियन एक सोशल फैक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि किसी इंडिविजुअल का सोने की ताकत, वो 20 घंटे तक सो सकता है, तो ये सोशल फैक्ट नहीं है, क्योंकि हर कोई इंसान 20 घंटे तक नहीं सोता, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस वजह से सोशल फैक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सोशल फैक्ट यानी कि जो भी चीज़ें हम पूरी सोसाइटी में बात कर सकते हैं, पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करे और पूरी सोसाइटी इसको मानती है। यहाँ पर सोशल फैक्ट्स को हम मेन इनके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स से समझ सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि सोशल फैक्ट्स के इस 4 कैरेक्टरिस्टिक से ही हम इस सोशल फैक्ट को समझ सकते हैं। यहाँ पर है एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्ट्रेंट, जनरलिटी एंड इंडिपेंडेंस। ये 4 सोशल फैक्ट के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसको हमें याद रखने का ट्रिक भी है, ये है ECGI। ये वर्ड याद रखना होगा, तभी हम सोशल फैक्ट को इजीली याद रख सकते हैं। हम जब भी स्टडी करते हैं तो अलग अलग निमोनिक तैयार करते हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। आप लोग भी इसी तरीके का निमोनिक यूज़ कीजिएगा और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को याद रखने में आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पर हम अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़े अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। सोशल फैक्ट का जो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सटर्नलिटी। एक्सटर्नलिटी क्या है? एक्सटर्नलिटी यानी कि ये इंडिविजुअल से बाहर है, इसे सोसाइटी कंट्रोल करता है। ये कोई इंडिविजुअल का प्रोडक्ट नहीं है, ये उसका खुद का कॉन्शियसनेस नहीं है, ये सोसाइटी का कॉन्शियसनेस है और ये सोसाइटी ही मेनली कंट्रोल करता है। ये कॉन्स्ट्रेंट है, यानी कि सोशल फैक्ट्स एक एक्स्ट्रा प्रेशर देता है किसी भी एक इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअल अगर कोई काम करना ना भी चाहे फिर भी सोशल फैक्ट्स उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उसे इन्फ्लुएंस करता है। जैसे अगर आप किसी मंदिर में जाओ तो अगर आप ना भी चाहो फिर भी आपको जूते बाहर रखकर ही मंदिर में जाना होगा, क्योंकि ये एक सोशल फैक्ट है। ये आपको सोसाइटी इम्पोज करता है, आपके ऊपर प्रेशराइज करता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम मेनली सोसाइटी के प्रेशर में आकर ही करते हैं। आप किसी भी जगह पर इंडिया में अगर मेनली आप किसी भी तरीके का ड्रेस पहन के नहीं घूम सकते हो, लेकिन ये आप बाहर के देशों में नॉर्मल होता है। इस वजह से सोसाइटी टू सोसाइटी चीज़ें चेंजें होती है और हम सोसाइटी के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, उसके द्वारा प्रेशराइज होते हैं। फिर होता है जनरलिटी, यानी कि हमारा जो सोशल फैक्ट है ये जनरल इन नेचर है, इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी सोशल फैक्ट को हम ब्रॉडर सोसाइटी के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। फिर आता है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस यानी कि सोशल फैक्ट किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ या डेथ से ख़त्म नहीं होती है, ये चलता ही जाता है, ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। जैसे कोई भी एक अगर इंसान हो, उसका अगर डेथ हो गया तो हमारा रिलीजियन कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जैसे हमारा जो गौतम बुद्ध थे, जिसके वजह से बुद्धिज़्म आया, उनके डेथ के बाद ये बुद्धिज़्म ख़त्म नहीं हो गया।
लेकिन ये एक सोशल फैक्ट बन गया, ये एक रिलीजियन बन गया जिसके द्वारा बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड होते थे और आज भी हो रहे हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स को हम दो तरीके के से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है हमारा मटेरियल सोशल फैक्ट और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। मटेरियल सोशल फैक्ट यानी कि जो भी हमारे सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं जिससे हम सोसाइटी इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो है मटेरियल सोशल फैक्ट। और कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं देती, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, लेकिन वो भी हमारे सोशल फैक्ट है। मटेरियल सोशल फैक्ट्स में हम मेनली रिलीजियन, ब्यूरोक्रेसी, लॉ को देखते हैं। रिलीजियन में कैसे मटेरियल सोशल फैक्ट है, क्योंकि रिलीजियन में हम किसी आइडियोलॉजी को देखते हैं सामने, किसी भी भगवान का मूर्ति हो, पूजा करते हैं उसको, उसका कुछ बुक होता है, वो भी हमारा मटेरियल सोशल फैक्ट है। किस चीज़ से हम पूजा करते हैं, वो सारे मटेरियल चीज़ें हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी में हम मेनली डॉक्यूमेंट्स के द्वारा ही पूरी सरकार को रन करते हैं। यहाँ पर रिटन रूल्स होते हैं। और सेम हम लॉ में भी कुछ ऐसा फोर्स देखते हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके वजह से हम सोसाइटी में कुछ भी करने से पहले दो बार सोचते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई हमारा मटेरियल सोशल फैक्ट। और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में मेनली हम वो चीज़ें रखते हैं जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़। ये सारे चीज़ें हमारे मेनली थॉट प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। हमारा थिंकिंग के साथ ये नॉर्म्स और वैल्यूज़ जुड़े हुए हैं कि हम कौन सी जगह पर जाएंगे, कौन सी जगह पर नहीं जाएंगे, कौन सी रिलीजियन को मानेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे थॉट प्रोसेस में होती है। हम अगर किसी के सामने जाए तो उसको, बड़े अगर बुजुर्ग होंगे तो उसे हम नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ ही जुड़ा हुआ है। और इमाइल डुर्खेम का मेन फोकस ही था नॉन मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर। उन्होंने मटेरियल फैक्ट्स को तो स्टडी किया था, लेकिन उतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। उन्होंने मेनली नॉन मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस दिया था, और उनका स्टडी का मेन रीज़न भी यही था। हम और एक तरीके से सोशल फैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक है नॉर्मल सोशल फैक्ट और दूसरा है पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। नॉर्मल सोशल फैक्ट्स यानी कि हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें नॉर्मल है, जो भी नॉर्मली रन करने में हमें हेल्प करता है, वो है नॉर्मल सोशल फैक्ट्स। लेकिन पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स वो सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के जो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरता है। जैसे अगर हम क्राइम, सुइसाइड, चोरी, डकैती, ये सारे चीज़ें हैं पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। यहाँ पर ये सारे चीज़ें मेनली हर सोसाइटी में पाई जाती है, इसलिए इनको पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स कहा जाता है। इमाइल डुर्खेम ने कहा था कि हमारी सोसाइटी में कुछ हद तक क्राइम नॉर्मल है। अगर हमारी सोसाइटी में क्राइम नहीं होगा तो लोग कलेक्टिवली एक साथ एकजुट होकर नहीं रहेंगे। इस वजह से क्राइम का भी इम्पोर्टेंस है। इसलिए नॉर्मल सोशल फैक्ट और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिडरिटी। इमाइल डुर्खेम ने दो तरीके का सॉलिडरिटी की बात की है। पहला है मैकेनिकल सॉलिडरिटी और दूसरा है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। मैकेनिकल सॉलिडरिटी यानी कि जो हम प्रीवियस टाइम में देखते हैं, जो सिंपल सोसाइटीज़ में पाई जाती थी, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में पाई जाती थी, वो है हमारे मैकेनिकल सॉलिडरिटी। और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी आजकल की सोसाइटी यानी कि कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में या फिर मॉडर्न सोसाइटीज़ में जो सॉलिडरिटी हम देखते हैं वो होती है हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। इसलिए ये दो चीज़ों को याद रखना, मैकेनिकल सॉलिडरिटी यानी कि पुराने ज़माने की या फिर रूरल सोसाइटीज़ को हम कह सकते हैं, और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी हम मेनली मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारे फीचर्स को आप लोगों के लिए यहाँ पर दिया है। यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन के द्वारा चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। मैकेनिकल सॉलिडरिटी में हम होमोजेनस देखते हैं, यानी कि सब सारे लोग मेनली
एक ही जैसे होते हैं और एक ही जैसे काम करते हैं। ये सिंपल सोसाइटीज में पाई जाती है। यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं है। हम अगर गांव में देखें तो एक ही इंसान अपना खुद का घर भी बनाता है, वो खेती भी करता है और वो ही हल चलाता है, वो ही सारे चीज़ें करता है। एक ही इंसान मल्टी टैलेंटेड होता है, इसलिए वहाँ पर नो डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहाँ पर सोशल कोहेशन और सॉलिडरिटी होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर रिप्रेसिव लॉ हम देखते हैं और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखते हैं, यानी कि यहाँ पर कलेक्टिवली लोग सोचते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं कलेक्टिवली करते हैं। अगर हम ऑपोजिट में ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात करें तो ये हेटेरोजेनस है, यानी कि एक इंसान के साथ दूसरे इंसान की सिमिलरिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, हर किसी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये हम मेनली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में देखते हैं। यहाँ पर स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर अलग अलग लोग स्पेशलाइज्ड है अलग अलग काम करने के लिए। जैसे आजकल के हम सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ पर कोई एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, कोई IT सेक्टर में काम कर रहा है, कोई लेबरर है। हर किसी का अलग अलग तरीके का लोग हम यहाँ पर देखते हैं। ज़्यादातर लोग अपने स्पेशलाइजेशन के द्वारा ही चलते हैं और बाकी लोगों के ऊपर बाकी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर कोई एक टीचर हो गया तो वो मेनली टीचिंग ही करेगा, लेकिन फसल बाकी लोगों से खरीद के लाएगा, बाकी कामों के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। इसलिए फीलिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंस बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, यानी कि स्पेशलाइजेशन के लिए अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। खेत के लिए एक इंसान के ऊपर, फिर घर के काम के लिए दूसरे इंसान के ऊपर, अलग अलग तरीके का स्पेशलाइजेशन यहाँ पर, इसके वजह से लोग इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर हम रेस्टिट्यूटिव लॉ देखते हैं और यहाँ पर हाई मोरल एंड मटेरियल डेंसिटी देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हम बहुत लोगों का मोरालिटी, हम एक ही सिटीज़ में बहुत ज़्यादा डेंसिटी देखते हैं। यहाँ पर पॉपुलेशन की भी डेंसिटी होती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। इमाइल डुर्खेम ने 2 तरीके का लॉ की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम मेनली 2 तरीके का लॉ देखते हैं। अगर पहले ज़माने की, पुराने ज़माने की बात करें तो वहाँ पर हम रिप्रेसिव लॉ देखते थे और आज का मॉडर्न सोसाइटीज़ में हम रेस्टिट्यूटिव लॉ देखते हैं। रेप्रेसिव लॉ यानी कि पुराने ज़माने की जो भी लॉ है वो मेनली बहुत ही वायलेंट तरीके के होते हैं। आप अगर छोटी छोटी कोई भी काम करो, अगर कोई छोटा चोरी भी कर ले तो भी उसको डेथ का पनिशमेंट मिलता था। इसलिए उस टाइम पीरियड में बहुत ही वायलेंट रूल्स थे। आप छोटी कोई गलती करो इसके लिए भी आपको डेथ का पनिशमेंट मिल सकता था। और आज का जो हमारा लॉ का सिस्टम है वो है रेस्टिट्यूटिव लॉ, यानी कि यहाँ पर जो भी जजमेंट है ये आप कितना डैमेज किए हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आप लोगों को मेनली रूल्स के वायोलेशन के लिए आपको पनिश किया जाता है और आपको फाइन किया जाता है, ताकि ये जो नॉर्मल लाइफ में आप लोग कोई भी क्रिमिनल वापस आ सके। इसको कहते हैं रेस्टिट्यूटिव लॉ। अब देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इमाइल डुर्खेम ने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट मेनली हम इकोनॉमिक्स से ही देखते हैं। इकोनॉमिक्स से एडम स्मिथ ने पहले डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट दिया था और इमाइल डुर्खेम ने हमारी सोसाइटी में इसको अप्लाई किया था। उनका एक बुक है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ही उन्होंने अपने डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट समझाया था। उन्होंने कहा था कि हमारा जो भी सोसाइटी है, आजकल का जो सोसाइटी है, ये मेनली डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा ही जुड़ा हुआ है। ये हमारे बाइंडिंग ग्लू ऑफ सोसाइटी के जैसा काम करता है। हम अगर पुराने ज़माने की बात करें, जो पुराने ज़माने की सोसाइटीज़ है वो मेनली मॉरल बेसिस पे एक दूसरे से इंटीग्रेटेड रहते थे। वहाँ पर हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस देखते हैं, यानी कि वो लोग, सारे लोग एक दूसरे के लिए फील करते थे और वो लोग एक जैसे होते थे। इस वजह से वो लोग इंटीग्रेटेड होते हैं मॉरली, यानी कि मॉरल के बेसिस पे वो लोग इंटीग्रेटेड रहते थे और एक दूसरे को हेल्प करते थे। लेकिन आजकल की सोसाइटी में इतना ज़्यादा अलग अलग स्पेशलाइजेशन स्किल के वजह से लोग
इंटीग्रेटेड नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो लोग आजकल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये मेनली होता है डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से। यहाँ पर अलग अलग स्पेशलाइजेशन के वजह से एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये जो कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है यही हमारे मेनली सोसाइटी का इंटरकनेक्टेडनेस का कारण है। सोसाइटी में एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ कनेक्टेड है, ये मेनली डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से ही। यहाँ पर जब भी हम डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, ये वर्ड पहले कॉइन किया था एडम स्मिथ ने, उन्होंने इकोनॉमिक्स में इसको यूज़ किया था, और इमाइल डुर्खेम ने सोसाइटी में इस चीज़ को यूज़ किया था। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि जब भी मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, तब पूछा जाता है कि डिवीजन ऑफ लेबर किसने दिया था, तो हमें हो जाएगा एडम स्मिथ। अगर क्वेश्चन आए डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में किसने पहले दिया था, तो हो जाएगा इमाइल डुर्खेम। इमाइल डुर्खेम ने 3 तरीके का डिवीजन ऑफ लेबर की बात की थी: एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर, फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर और पुअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर एनोमिक यानी कि एक ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर जो सोसाइटी को जुड़े रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर होता है हमारा फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि लोग ना चाहते हुए भी जो काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, वो है फोर्स्ड। और मेनली एनोमिक होता है हम हमारे इच्छा से जो काम करते हैं। और फिर होता है हमारे पोअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर हम एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं। यहाँ पर लोग मैकेनिकल होते हैं। जैसे हम फैक्ट्रीज की बात करें, हर कोई अपना अपना काम करके घर वापस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर अपना स्पेशलाइजेशन और स्किल्स दिखाने की कोई जगह नहीं है। वहाँ पर हम मेनली पोअरली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं। अब देखते हैं हम इमाइल डुर्खेम के सुसाइड का कॉन्सेप्ट। उन्होंने सुसाइड को कंपैरेटिव मेथड यूज़ करके स्टडी की थी, और ये जो सुसाइड का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अलग अलग सोसाइटी को स्टडी किया था, वहाँ पर बहुत सारे कंपैरिजन किए थे। इसके बेसिस पे उन्होंने 4 तरीके का सुसाइड की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे सोसाइटी में कुछ हद तक सुसाइड नॉर्मल है, क्योंकि ये भी हमारा एक सोशल फैक्ट है। यहाँ पर उन्होंने 4 तरीके का सुसाइड की बात की थी: इगोइस्टिक सुसाइड, ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड और फेटलिस्टिक सुसाइड। हमें इसे याद रखने के लिए क्रोनोलॉजिकली याद रखना होगा, और इसका ट्रिक है ईगल अनफा। ईगल अनफा, ईगल यानी कि इगोइस्टिक, एल यानी कि ऑल्ट्रिस्टिक, एन यानी कि एनोमिक और एफ यानी कि फेटलिस्टिक। यहाँ पर जो ईगल है, ईगल मेनली इंटीग्रेशन के बेसिस पे हम इसे डिवाइड करते हैं। यानी कि लोग जब सुसाइड करते हैं इंटीग्रेशन के बेसिस पे, तो वो है इगोइस्टिक और ऑल्ट्रिस्टिक। इगोइस्टिक में लो लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि एक दूसरे से बहुत ही कम जुड़े हुए होते हैं, और ऑल्ट्रिस्टिक में हाई लेवल ऑफ सोशल इंटीग्रेशन होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होने के वजह से जो सुसाइड करता है वो है ऑल्ट्रिस्टिक। और अनफा में एन का मतलब है एनोमिक, जो लो लेवल ऑफ रेगुलेशन के वजह से होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है। इसके वजह से जब वो सुसाइड करता है तो वो हो जाता है एनोमिक सुसाइड। और फिर होता है हमारा फेटलिस्टिक सुसाइड। यहाँ पर मेनली सोशल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा होने के वजह से लोग सुसाइड करते हैं। अब इन सुसाइड्स को हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर इगोइस्टिक सुसाइड जो है, यहाँ पर लोग लो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन के वजह से सुसाइड करते हैं, यानी कि उनके पास जुड़े हुए होने के लिए कोई मीन्स ही नहीं है। यहाँ पर लोग अकेला पड़ जाते हैं। अकेला इंसान बहुत ज़्यादा सुसाइड करने में प्रोन है, यानी कि वो अगर अकेला हो, उसका कोई बीबी नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं है, अगर कोई इंसान अकेला पड़ जाए तो वो खुद को डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ पर इगोइस्टिक सुसाइड हो सकता है। फिर होता है हमारा ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड, जहाँ पर इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होने के वजह से लोग सुसाइड करते हैं। जैसे हम अगर सुसाइड बॉम्बर की बात करें, वो लोग मेनली इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होने के वजह से सुसाइड करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है
कि लोग एक दूसरे के जुड़े हुए होने के वजह से अगर वो अपने आप को एलिमिनेट कर दे तो अगर सोसाइटी अच्छी चले, उनका घर अच्छा चले, तो भी वो लोग सुसाइड करते हैं। जैसे कोई भी इंसान लोन में धंसा हुआ है जिसके वजह से उसे उसके फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड हो सकता है। और उसके बाद भी अगर हम देखें तो जो भी फौजी है जो अपने देश के लिए जान देता है, ये भी एक ऑल्ट्रिस्टिक सुसाइड ही है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जान जाने वाली है, फिर भी वो लोग अपने देश के लिए लड़ते हैं क्योंकि वो लोग ज़्यादा इंटीग्रेटेड है अपने देश के प्रति। फिर हम प्रीवियस टाइम पीरियड में अगर सती प्रथा की बात करें तो भी वो सोसाइटी के अच्छा के लिए, भलाई के लिए ही अपने आप को बलिदान कर देते थे। फिर होता है हमारा एनोमिक सुसाइड। यहाँ पर लो लेवल ऑफ रेगुलेशन की वजह से, जैसे बैंकरप्टी, लॉस ऑफ जॉब, लॉस ऑफ फैमिली, यहाँ पर रेगुलेशन के बहुत कम होने के वजह से सोशल इक्विलिब्रियम भी ब्रेक डाउन हो जाता है और लोग सुसाइड करते हैं। फिर आता है हमारा फैटलिस्टिक सुसाइड। फैटलिस्टिक सुसाइड में हम मेनली रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोज होने में, यानी कि कोई भी इंसान के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन इम्पोज कर दिए गए हैं, ये हम मेनली बच्चों पर ज़्यादा देखते हैं जो अपने आप को सुसाइड करते हैं क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा रेगुलेशन दे दिया जाता है फैमिली के द्वारा। इसके अलावा भी हम प्रीवियस टाइम की अगर बात करें, स्लेव्स जो होते थे वो अपने आप को मालिक के हिसाब से ही रखते थे, उसके हिसाब से ही चलते थे, उनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा था उनके प्रति, इस वजह से भी वो लोग सुसाइड करते थे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़। इमाइल डुर्खेम ने सोसाइटीज़ को 4 हिस्सों में बांटने की कोशिश की थी, 4 तरीके की सोसाइटीज़ की बात की थी। सिंपल सोसाइटी, सिंपली पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, सिंपली कॉम्पाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी और डबली कॉम्पाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। सिंपल सोसाइटीज़ का अगर हम एग्जांपल ले तो वो होता है एक क्लैन, सिंपली पॉलीसेगमेंटल वो एक ट्राइब, फिर सिंपली कॉम्पाउंड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी अगर है वो है कोई फेडरेशन, और डबली कॉम्पाउंडेड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी वो कोई सिटी की बात हो रही है। अब देखते हैं डुर्खेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियन। इमाइल डुर्खेम ने रिलीजियन को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। मेरे इस चैनल पे आपको रिलीजियन के, इमाइल डुर्खेम के रिलीजन के रिलेटेड एक पूरी की पूरी क्लास है, आप लोग वहाँ पर देख सकते हो, डिटेल में सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं यहाँ पर सिंपली जो भी चीज़ें आप लोगों को ज़रूरी है जानना वो बता देता हूँ। यहाँ पर इमाइल डुर्खेम ने रिलीजियन को डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि रिलीजियन इज ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स, यानी कि ये एक यूनिफाइड ऐसा सिस्टम है जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सेक्रेड थिंग्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं फॉरबिडन और कुछ चीज़ें हैं सेक्रेड। इस वजह से हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है। रिलीजन में हम चीज़ों को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनका रिलीजन का स्टडी का 2 सेंट्रल पार्ट था, एक है बिलीफ्स एंड राइट्स और दूसरे है सेक्रेड एंड प्रोफेन। यानी कि हम रिलीजन में बिलीफ्स और राइट्स यूज़ करते हैं कि हमारे माइंड में कुछ तरीके का बिलीफ पैटर्न होता है और कुछ तरीके का हम राइट्स करते हैं जिसके वजह से हम रिलीजन को समझते हैं और रिलीजन को हम अपने आप में सोसाइटी में ढाल लेते हैं। जैसे हमारा विश्वास होता है भगवान हमें बचाएगा, भगवान हमें सारे पापों से दूर रखेगा, ये होता है हमारा बिलीफ पैटर्न। और राइट्स यानी कि हम जब पूजा करते हैं, भगवान के सामने प्रसाद चढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है राइट्स। जैसे किसी काऊ का पूजा करना और किसी भी जगह पर बलि देना, ये सारी चीज़ें हो जाती है राइट्स का पार्ट। इसलिए उन्होंने राइट्स और बिलीफ की बात की थी और उन्होंने कहा था सेक्रेड एंड प्रोफेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे किसी रिलीजियन में, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है सेक्रेड यानी कि कुछ भगवान के रिलेटेड, और प्रोफेन वो सारी चीज़ें हैं जो रिलीजियन से रिलेट नहीं रखता। इसलिए उन्होंने इस 2 पार्ट को दिया था। उन्होंने कहा था कि हर रिलीजियन में सेक्रेड और प्रोफेन का कॉन्सेप्ट होता ही होता है, यानी कि कुछ चीज़ें रिलीजियन का रिलेटेड जो है वो है होते हैं सीक्रेट, और जो भी रिलीजियन से रिलेटेड नहीं होते हैं वो हो जाते हैं प्रोफेन। इमाइल डुर्खेम ने
ये रिलीजियन का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझने के लिए ओरुंता ट्राइब ऑस्ट्रेलिया पे स्टडी किया था। वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं, ओरुंता ट्राइब्स के जो लोग हैं, वो लोग टोटेमिज्म प्रैक्टिस करते थे, यानी कि लोगों पेड़ पौधे चीज़ों को ही अपना पूर्वज मानते हैं और टोटेमिज्म को पूजते थे। उन्होंने इस प्रिमिटिव सोसाइटी को स्टडी किया था और उन्होंने इस प्रिमिटिव सोसाइटी को मेनली स्टडी इसलिए किया था कि वो रिलीजियन को प्रिमिटिव फॉर्म में पा सके, यानी कि हमारा रिलीजियन किस तरीके से आया, ये किस तरीके से काम करता है, ये सारे चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने इस प्रिमिटिव सोसाइटी का स्टडी किया था। उन्होंने कहा था कि सोसाइटी एज गॉड इज सेक्रेड एंड कैन नॉट बी ओवरथ्रोन ओनली एमेलियोरेटेड, यानी कि हम जो भी लोग कह रहे हैं कि हम गॉड को नहीं मानेंगे, गॉड सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये मेनली ऐसा नहीं है। सोसाइटी एज गॉड इज सेक्रेड, यानी कि हमारा जो सोसाइटी है यही भगवान का एक रूप है, ये सेक्रेड है। यहाँ पर इस भगवान को हम बाहर नहीं फेंक सकते, यहाँ पर सिर्फ चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। उन्होंने जिस टाइम पीरियड पे ये बात की थी वहाँ पर उस टाइम पीरियड पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका था। वहाँ पर चीज़ें लोग सेकुलरली सोचने की बात कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि रिलीजन को हम नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये रिलीजन को हम माने या ना माने, ये हमारे इंटीग्रल एक पार्ट है। हम रिलीजियन को फेंक नहीं सकते, ओवरथ्रो नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसमें कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हैं हमारे सोसाइटी के बेटर फंक्शनिंग के लिए। उन्होंने कहा था गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड, यानी कि हमारा जो गॉड का कॉन्सेप्ट है ये सोसाइटी से ही आया है, ये सोसाइटी के लोग ही इस गॉड का कॉन्सेप्ट दिए हैं। इस वजह से गॉड को हम बाहर नहीं फेंक सकते। उन्होंने एल ने सोशियोलॉजी क्यू कह के एक जर्नल का एस्टैब्लिश किया था। उन्होंने इसके द्वारा सोशियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की थी और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। ये एल ने सोशियोलॉजी क्यू डुर्खेमियन ब्रांड ऑफ सोशियोलॉजी को बाकी स्कूल ऑफ डिसिप्लिन्स में, एकेडमिक्स में पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। आज जो हम सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन स्टडी कर रहे हैं ये मेनली हमारा इमाइल डुर्खेम की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ों को, सोसाइटी को अच्छी तरीके से समझने में और एक डिसिप्लिन के जैसे एस्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा काम किया था। और एल ने सोशियोलॉजी की जो जर्नल था ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किए थे। आशा करता हूँ आज का ये जो इमाइल डुर्खेम के ऊपर क्लास है आप लोगों को पसंद आया है। अगर क्लास पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करोगे तभी उन्हें पता चलेगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।